हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग एक्सक्रिएटरी सिस्टम यानी उत्सर्जित तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जितने भी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं यानी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी चीज़ों की तैयारी करते हो, जहाँ पे साइंस आता है, वहाँ पे इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग बात करते हैं उत्सर्जन के बारे में यानी एक्सक्रिएशन के बारे में। तो उत्सर्जन होता क्या है? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मनुष्य के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में। इसका हिंदी होता है चयापचय अपशिष्ट। ठीक है, अब चयापचय अपशिष्ट में होता क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट यानी पसीना, उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है यूरिया। ठीक है, और जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि यूरिया जो होता है कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। ठीक है, और लीवर बनाता है यूरिया को। कौन बनाता है? तो लीवर बनाता है यानी यकृत बनाता है यूरिया को। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा नाइट्रोजन वेस्ट यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। अब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ में क्या क्या होता है? इसमें यूरिक एसिड आ जाता है, अमोनिया आ जाता है, क्रिएटिनाइन आ जाता है। यह तीनों जो होता है वो मूत्र के माध्यम से निकलता है। ठीक है, हम पेशाब करते हैं उसके माध्यम से ये तीनों निकलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे ह्यूमन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स के बारे में यानी मानव उत्सर्जित अंग के बारे में। ठीक है, मानव उत्सर्जित अंग के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले नंबर पे क्या आता है? तो फेफड़ा। ठीक है, और फेफड़ा का काम क्या है? CO2 को बाहर करना यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा स्किन यानी त्वचा। ठीक है, और त्वचा में क्या होता है? देखिए त्वचा का क्या काम होता है? त्वचा में क्या होता है? पसीना। ठीक है, पसीना बनता है त्वचा में ही, और तेल बनाने वाली ग्रंथियां ही भी त्वचा में ही पाया जाता है ना। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है यकृत। ठीक है, यकृत यानी लीवर, और लीवर का क्या काम है? ये यूरिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ गया किडनी यानी वृक्क, हिंदी में बोलते हैं उसको वृक्क। यह क्या करता है? यह यूरिन बनाता है ना, पेशाब। अब देखिए इसमें क्या है, जैसा कि किडनी को हम मुख्य उत्सर्जी अंग भी कहते हैं, और इसमें जो है ना किडनी में, इसमें क्या होता है? यूरिक एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनाइन होते हैं। ठीक है, और जो कि क्या होता है? हार्मफुल होता है। ठीक है, पेशाब में क्या होता है? यूरिन एसिड, अमोनिया और क्रिएटिनाइन होते हैं जो कि हार्मफुल होता है हमारे लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, यानी अमोनोटेलिक जीव के बारे में। अब ये होता क्या है? ये जीव को क्या होता है? तो जो अमोनिया निकालते हैं, जो अमोनिया निकालता है उसे हम अमोनोटेलिक जीव कहते हैं, और ये हाईली टॉक्सिक होता है यानी जहरीला होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अमोनिया निकालने वाले जीव ज़्यादा पानी में रहती है, यानी ठीक है, यानी जितने भी जीव अमोनिया निकालते हैं वो ज़्यादातर पानी में ही रहता है ना। जैसे कि हो गया फिशेस, ठीक है, यानी मछलियाँ हो गई, और उसके बाद एक्वाटिक एनिमल यानी जलीय जंतु हो गया, फ्रॉग हो गया यानी मेढक, और उभयचर जितने होते हैं ये सभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे तो यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में यानी यूरोटेलिक जीव के बारे में। ये होता क्या है? जो यूरिया निकालते हैं वही यूरोटेलिक जीव होते हैं। इसमें क्या आते हैं? जैसे मैमल्स यानी स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी होते हैं यो किस में आते हैं? यूरोटेलिक जीव के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब देखिए यूरोटेलिक में, जैसा कि आप लोग अभी बताया मैंने कि यूरोटेलिक में जो कौन से जीव आते हैं जो यूरिया यानी यूरिया एसिड निकालते हैं ना। तो इसमें रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, है ना, सरीसृप भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, नहीं पक्षी भी आते हैं। आगे हम बात करें ग्वानो ग्वानोटेलिक जीव। ठीक है, ग्वानोटेलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, यानी ग्वानोटेलिक जीव के बारे में बात करते हैं।
तो इसमें आपका क्या आ जाता है, बिच्छू आ जाता है और स्पाइडर यानी मकड़ी आ जाता है। अब देखिए एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल्स को याद कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी को हिंदी में हम बोलते हैं वृक्क। अब किडनी के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए किडनी के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है। किडनी के बारे में अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो नेफ्रोलॉजी में किया जाता है ना। और किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अध्ययन कहाँ किया जाता है, नेफ्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, और किडनी के जो डॉक्टर होते हैं उसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए किडनी जो होता है डोर्सल साइड यानी पीछे वाले जो भाग होता है उसी में होती है, जहाँ किडनी होती है, और उसे क्या कहते हैं, श्रोणि क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पे किडनी होती है उसको श्रोणि क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और किडनी का जो वजन होता है, किडनी का वजन यानी एक किडनी का वजन कितना होता है, 170 ग्राम होता है, ठीक है। एक किडनी का वजन कितना होता है, 170 ग्राम होता है। इसका रंग जो होता है रेडिश ब्राउन होता है, यानी लाल भूरे रंग की होती है, ठीक है। और इसकी आकृति सोयाबीन यानी राजमा के जैसा होता है। सोयाबीन आप तो देखे होंगे राजमा, ठीक है, उसी के जैसा इसकी आकृति होती है। किसकी, तो किडनी की। इसकी लंबाई की बात करें, किडनी की लंबाई की बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और इसकी मोटाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, और इसका व्यास जो होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो इसकी सेल्स यानी कोशिका को नेफ्रॉन यानी विक्राणु कहते हैं। किडनी की जो सेल्स होती है, कोशिका होती है, उसको नेफ्रॉन यानी विक्राणु कहते हैं, है ना। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है पेशाब का निर्माण करना, ठीक है, और इसका काम खून को छानना। इसका क्या काम है, पेशाब का निर्माण करना और खून को छानना, ठीक है। आगे हम बात करें तो 10 लाख नेफ्रॉन से बनकर एक किडनी बनती है, ठीक है। तो एक किडनी को बनने में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन की जरूरत होती है। तो ये 10 लाख नेफ्रॉन से बनकर क्या होती है, एक किडनी बनती है ना। अब हम बात करें ब्लड में होता क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो ब्लड में हमारा क्या होता है, वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस विटामिन प्लस अमीनो एसिड, ठीक है, प्लस साल्ट होता है, मिनरल्स होता है यानी खनिज लवण। उसके बाद क्या होता है, यूरिया प्लस यूरिक एसिड प्लस क्रेटिनाइन प्लस अमोनिया। इतनी सारी चीज़ें ब्लड में होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें ब्लड में रहती है। और इसमें से 4 चीज़ें जहरीली होती है। क्या क्या जहरीली होती है, तो इसमें जहरीली क्या होती है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रेटिनाइन हो गया और अमोनिया। ये चारों क्या होती है, जहरीली होती है। अब देखिए हम आगे बात करें किडनी के बारे में। तो किडनी क्या करता है, तो इससे पहले भी हमने बताया, अभी भी आप देख लीजिए, सुन लीजिए। किडनी क्या करता है, किडनी जो करता है ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, यानी ब्लड को फिल्टर करता है, फिर यूरिन का निर्माण करता है। किडनी का काम क्या है कि ब्लड को फिल्ट्रेशन करता है और फिर उसके बाद यूरिन यानी पेशाब का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं पाथवे ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन के रास्ते के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले किडनी हो गया यानी वृक्क, और किडनी की बात क्या होता है, किडनी में पेशाब बनता है, उसके बाद कहाँ जाता है, वृक्क से जाता है मूत्रवाहिनी नलिका में, ठीक है, यानी यूरेटर डक्ट में जाता है, यानी मूत्रवाहिनी नलिका में। उसके बाद कहाँ जाता है, मूत्राशय में, ठीक है, यानी मूत्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद कहाँ आता है, यूरेथ्रा में, यानी मूत्र मार्ग में आता है ना। आगे हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स यानी नेफ्रॉन की संरचना के बारे में बात करें तो आगे जैसे बोमेन्स कैप्सूल की बात करें, बोमेन कैप्सूल का हिंदी होता है बोमेन का संपुट। यह हमारे शरीर के नेफ्रॉन में पाया जाता है। बोमेन कैप्सूल कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर के जो नेफ्रॉन होते हैं वहीं में पाया जाता है बोमेन कैप्सूल। अब देखिए जैसा कि आप लोग नेफ्रॉन की तस्वीर देख रहे होंगे, इसमें अलग अलग हिस्सों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, नेफ्रॉन में क्या 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 चीज़ें होती हैं, ठीक है, और इन चीज़ों के बारे में जस्ट आपको अभी बताया जाएगा, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए कि इसमें क्या क्या होता है ना। तो चलिए इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करें पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। तो पहले नंबर पे आ जाता है अभिवाही धमनी। पहले नंबर पे क्या होता है? अभिवाही धमनी। ठीक है, इसका काम क्या होता है? यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से खून को प्राप्त करता है। ठीक है, नेफ्रॉन के पहला भाग जो होता है अभिवाही धमनी होता है, और यह क्या करता है? यह हमारे शरीर की से क्या करता है? विभिन्न हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से क्या करता है? खून को प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपवाही धमनी। ठीक है, यह क्या करता है? यह खून खून को किडनी से लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक वापस भेज देता है। यह खून को क्या करता है? अपवाही धमनी यह खून को किडनी से लेता है और शरीर के अंग वहां पे वापस भेज देता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है ग्लोमरुलस। ठीक है, ग्लोमरुलस का फिल्टर, और यह क्या करता है? यह खून को छानता है ना। चौथे नंबर पे क्या आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। चौथे नंबर पीसीटी आता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यह क्या करता है? ये आगे की तरफ घुमावदार नली होती है, और यह H+ यानी हाइड्रोजन आयन को छोड़ देती है, इसलिए यूरिन क्या होता है? अम्लीय होता है इसके कारण। ठीक है, यह क्या करता है? H+ हाइड्रोजन आयन को छोड़ता है, इसलिए यूरिन क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। और यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 6 होता है। यूरिन का पीएच मान कितना हो जाता है? 6 होता है। ठीक है, अब पीसीटी के बारे में बात करें। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? इसमें पानी का अवशोषण होता है। इसमें पानी का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? यह ग्लूकोज, नमक, आयन, खनिज का अवशोषण करता है। डिसेंडिंग लिम्ब में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? ग्लूकोज का, नमक का, आयन का, खनिज का तथा इन सभी चीज़ों का क्या करता है? ये अवशोषण करता है ना। आगे हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन यानी मूत्र का संगठन। अब बात करते हैं, तो ये दो हिस्सों में इसको देख सकते हैं। एक नॉर्मल कंपोनेंट होता है। ठीक है, और एक होता है एबनॉर्मल होता है ना। एक नॉर्मल होता है, ये एक एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल यानी सामान्य, एबनॉर्मल मतलब होता है असामान्य, है ना। तो नॉर्मल में क्या होता है? जैसे देखिए, वाटर की बात करें तो इसमें वाटर लगभग 95% होता है। किस में होता है? तो यूरिन में। ठीक है, यूरिन में वाटर लगभग 95% होता है, और यूरिया उसमें कितना होता है? 2.6% होता है, और यूरिक एसिड होता है 0.4%। ठीक है, और क्रिएटिनिन होता है 2%। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, नॉर्मल। अब नॉर्मल इन असामान्य की बात करें तो इसमें ग्लूकोज होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज होता है, कीटोन बॉडीज होता है। ठीक है, देखिए एबनॉर्मल में, असामान्य में क्या क्या होता है? जैसे देखिए, असामान्य में होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। अभी जो हम बता रहे हैं ये सभी चीज़ें अगर यूरिन में अगर शामिल हो गया तो समझिए आप बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आपके पास है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए, अभी सामान्य के लिए हमने आपने बताया गया कि वाटर यूरिन में कितना होता है? 95%। यूरिया होता है 2.6%। यूरिक एसिड होता है 0.4%, और क्रिएटिनिन होता है 2%। ये सामान्य है। ठीक है, और असामान्य में, अगर असामान्य आपका यूरिन है तो उसमें क्या होगा? आपको बीमारी होगी, कोई ना कोई आपके पास बीमारी होगी। जैसे कि इसमें असामान्य में हो सकता है कि ग्लूकोज अगर है तो क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा, है ना। कीटोन बॉडीज है तो आपका लीवर क्या है? खराब हो जाएगा, है ना। पानी देखिए, उसके बाद लीवर खराब होगा, ये सब चीज़ें होंगी इन चीज़ों में। ठीक है, असामान्य में। आगे हम बात करें तो यूरिक एसिड के ज़्यादा जमने के कारण गठिया रोग हो जाता है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा जम रहा है शरीर में तो इससे क्या हो जाएगा? गठिया रोग हो जाएगा, है ना। अगर हम बात करें फ्रेश यूरिन में स्मेल, अगर फ्रेश यूरिन जो होता है फ्रेश, अभी
फ्रेश यूरिन में जो स्मेल आती है वो अमोनिया की वजह से आती है। यूरिन की जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है, तो अमोनिया की वजह से आती है। और यूरिन का जो पीएच होता है वो 6 होना चाहिए। यूरिन का जो पीएच होना चाहिए कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना। यूरिन का रंग जो होता है पेल येलो यानी हल्का पीला होता है। यूरिन का रंग जो होता है हल्का पीला रंग होता है ना। और हल्का पीला रंग ये किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम एक पिगमेंट है, उसके कारण ये हल्का पीला रंग होता है। अब हम बात करें मूत्रवाहिका की, तो मूत्रवाहिका की लंबाई जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और मूत्राशय जहाँ पेशाब कुछ देर के लिए स्टोर होता है, मूत्राशय उसको कहते हैं जहाँ पेशाब कुछ देर के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। उसमें पेशाब मेल या फीमेल में कितना होता है, देखिए मेल की बात करें मूत्राशय में कितना पेशाब स्टोर हो सकता है, तो मेल में होता है 800 ml, ठीक है। फीमेल में 500 ml स्टोर रहता है, ठीक है। अब देखिए फीलिंग यूरिनेशन यानी फीलिंग यूरिनेशन मतलब 150 से 200 ml पेशाब अगर मूत्राशय में भर जाता है तो आपको फील होने लगेगा कि, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूत्राशय के बारे में। तो जैसा कि यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। सॉरी यूरेथ्रा कहते हैं, इसका हिंदी होता है मूत्रमार्ग, यानी मूत्रमार्ग के बारे में देखते हैं। तो इसके साइज के बारे में बात करते हैं, मेल में कितना साइज होता है और फीमेल में कितना साइज होता है। अगर हम मेल की बात करें तो इसमें 9 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, फीमेल की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब हम किडनी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। किडनी किसी का डैमेज हो जाता है, किडनी किसी का खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता है, तो उसको हम डायलेजर पे रखा जाता है, ठीक है। उसको डायलेजर पे रखा जाता है और यह मशीन क्या करता है, आर्टिफिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, यानी कृत्रिम तरीके से यह ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। डायलेजर का काम होता है यह मशीन, ये क्या करता है, आर्टिफिशियल ब्लड फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो 4 मार्च 1954 में, ठीक है, कैप्टियोन में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, तो जोसेफ मोरी के द्वारा किया गया, है ना। और GFR की बात करें तो GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट होता है, ठीक है। यह 1 मिनट में क्या होता है, 125 ml ब्लड को फिल्टर करता है, GFR, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट। यह क्या करता है, 1 मिनट में 125 ml ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी हम लोग आज देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जित तंत्र के बारे में। तो ये उत्सर्जित तंत्र आपका ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।